एक बॉक्सर और रेसलर की लड़ाई में कौन जीते? क्या ब्रूस ली माइक टायसन को हरा सकता था या फिर सूमो रेसलर ब्रॉक लेसनर को? इसी बहस को खत्म करने के लिए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी की शुरुआत हुई थी कि अगर दो लोगों की सड़क पर लड़ाई हो जाए तो कौन सा मार्शल आर्ट सबसे खतरनाक रहेगा। ये वो जमाना था जब आम लोगों को लगता कि अगर कोई ढंग से कराटे सीख ले तो एक हैया में किसी का सर खोल सकता है। लेकिन टूर्नामेंट की पहली फाइट में उड़ती हुई लातें और कलाबाजी की बजाय टूटे दांत और खून की बौछारें देखने को मिलती। असल जिंदगी में लड़ाई जैकी चैन की फिल्मों की तरह नहीं होती। तो टूर्नामेंट का नतीजा क्या रहा और कौन सा फाइटिंग स्टाइल बेस्ट है, आज की वीडियो में सब पता चलेगा आपको। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और आज हम जानेंगे एमएमए की पूरी कहानी। इसे देखने के बाद आप मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में किसी भी एवरेज बंदे से ज्यादा जान जाओगे और कम से कम ये भ्रम तो नहीं रखोगे कि लड़ाई में सबसे ज्यादा जिगर मैटर करता है। जिगर। ये कहानी जानने के साथ साथ अगर आप सेल्फ डिफेंस या एमएमए सीखना चाहते हो तो नॉकआउट फाइट क्लब से बेहतर जगह नहीं हो सकती। मैं खुद यहाँ पिछले 1 साल से ट्रेन कर रहा हूँ। मेरी फाइटिंग स्किल्स और मसल तो डेवलप हुई है, साथ में डिसिप्लिन भी आया है जो लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आपका गोल सेल्फ इंप्रूवमेंट हो या प्रोफेशनल फाइटर बनना, नॉकआउट के कोच उसे अचीव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ये रियल लाइफ फाइट क्लब सिर्फ मर्दों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं, यहाँ लड़कियां, बच्चे, बड़े सब सीख सकते हैं। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बेस्ट लगा। सब अपनी ईगो मैट के बाहर छोड़कर आते हैं। आप सेम फीस में दिन की 1 की जगह 6 क्लासेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि सब लोग आपको एनकरेज ही करेंगे ज्यादा ट्रेन करने के लिए। यहाँ इंटर क्लब मैचेस होते हैं अगर फाइटर बनने में इंटरेस्ट है। रैंक टेस्ट होते हैं जिससे आप अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो। या सिर्फ हॉबी के तौर पर भी नॉकआउट फाइट क्लब परफेक्ट जगह है। इनकी इंस्टाग्राम वीडियोस फाइटिंग टिप्स की गोल्ड माइन है। आप इंडिया में कहीं भी रहकर ट्रेन कर सकते हो क्योंकि नॉकआउट फाइट क्लब इंडिया की लार्जेस्ट एमएमए चेन है। यहाँ तक कि घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अब क्या बहाना है आपका? अभी पिन कमेंट या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री ट्रायल क्लास बुक करो। स्पेशल 20% डिस्काउंट के लिए मेरा नाम ले लेना। और इन्फॉर्मेशन के लिए नॉकआउट फाइट क्लब की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। मॉडर्न यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 1 से उतना ही अलग है जितना WWE देसी अखाड़ों की रेसलिंग से। आज ये प्रॉपर स्पोर्ट है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे दोनों टांगों के बीच मारना अलाउड नहीं, गिरे हुए पर लात नहीं मार सकते, केज से उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते। साथ ही टाइम लिमिट है, 5-5 मिनट के 3 राउंड्स नॉर्मल फाइट में और 5 राउंड्स टाइटल फाइट में। No time limits. पॉइंट सिस्टम भी है जिसमें 3 जजेस हर राउंड के दोनों फाइटर्स को पॉइंट्स देते हैं। जो उन्हें लगता है वो राउंड जीता उसे 10, हारने वाले को 9। अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ हारा नहीं बुरी तरह हारा तो 8 पॉइंट्स। अब ये मत पूछना कि जब सिर्फ 3 पॉइंट है तो 8, 9, 10 की जगह 1, 2, 3 क्यों नहीं? क्योंकि सारे पहलवान जो मैथ्स और लॉजिक से ज्यादा घुसे चलाना जानते हैं। लेकिन फाइटर्स नहीं चाहते कि रिजल्ट का फैसला जजेस करें, जो कि आपने उनके पॉइंट्स देने के स्टाइल से ही समझ लिया होगा कि क्यों। फाइट जीती जा सकती है अपोनेंट को नॉकआउट यानी बेहोश करके, टेक्निकल नॉकआउट यानी रेफरी को लगे कि अपोनेंट अपने आप को बचा नहीं सकता, या सबमिशन कि अपोनेंट खुद कह दे कि वो खुद को नहीं बचा सकता। यूएफसी 1 में सिर्फ यही 3 तरीके थे जीतने के। जब तक नॉकआउट, टीकेओ या सबमिशन नहीं हो जाता फाइट चलती रहती। शो को ऐसे एडवर्टाइज किया गया था कि 2 लोग केज में घुसेंगे लेकिन सिर्फ एक बाहर निकलेगा। सबसे क्रेजी था वेट कैटेगरी का ना होना। छोटे से आदमी की लड़ाई बड़े बड़े राक्षसों से हुई, मगर जो चैंपियन बना उसने सबको चौंका दिया। 12 नवंबर 1993 में दुनिया देखती है कि असली लड़ाई होती कैसे। 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक्स में इस तरह के मुकाबले हुआ करते थे, पैनक्रेशन के नाम से। काटने और आंख फोड़ने के अलावा सब कुछ जायज। 8 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। बॉक्सर, किक बॉक्सर, सूमो रेसलर, शूट रेसलर, सवात चैंपियन, कराटे चैंपियन, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट और ब्राजीलियन जुजुत्सु बीजेजे ब्लैक बेल्ट। टूर्नामेंट स्टाइल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिनाले उसी रात खत्म होकर पता लगने वाला था कि कौन है अल्टीमेट फाइटर। सबसे पहले सवात चैंपियन जेरार्ड गोर्डेउ की लड़ाई सूमो रेसलर टेला टूली से होती है। दोनों में 90 किलो वजन का फर्क था, लेकिन फाइट मात्र 26 सेकंड चली। जेरार्ड की एक किक ने टेला का दांत ऑडियंस के पास पहुंचा दिया। सूमो रेसलर लिटरली खून के आंसू रोने लगे। वहां 3 एम्बुलेंस का पहले से इंतजाम था, जिसमें से पहली टेला टूली को अस्पताल ले जा चुकी थी। यही नहीं, जीतने वाले जेरार्ड का एक हाथ टूट गया और पैर में टूली का टूटा दांत गड़ गया था। दूसरी फाइट हुई किक बॉक्सर केविन रोजियर और कराटे चैंपियन जेन फ्रेजर के बीच। ये मार्शल आर्ट फाइट कम और गुड़गांव के ठेके पर होने वाली लड़ाई जैसी ज्यादा लगती है। 2-4 लात घूंसे चलाकर ही दोनों फाइटर्स बुरी तरह थक गए। दमे का मरीज फ्रेजर को ज्यादा ही थका लग रहा था, जिसका फायदा केविन ने उस पर घूंसे और गिरे हुए पर लाते बरसाकर उठाया। केज के बाहर खड़ी फ्रेजर की बीवी से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उसने सफेद टॉवल फेंककर हार घोषित कर दी। 3 में से 2 एम्बुलेंस शुरुआती 2 फाइट्स में इस्तेमाल हो चुकी थी। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों की फट जाती है। सबको पता था किसी को चोट लगने, जान जाने का खतरा हो सकता है, जो कि हर कॉम्बैट स्पोर्ट में होता है, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि 8 फाइटर्स घर
से तय करके आए हैं कि आज किसी की हत्या करनी है। तीसरी फाइट में पिछली दोनों से बिल्कुल कुछ अलग होता है। खूंखार बॉक्सर आर्ट जिमर्सन सिर्फ एक हाथ में ग्लव पहनकर केज में उतरता है। इसे देखकर माइकल जैक्सन की याद आ गई। वैसे एक ब्रेक डांस तो वहाँ भी हो रहा था, हड्डियां टूटने वाला। जिमर्सन का अपोनेंट बीजेजे ब्लैक बेल्ट रॉयस ग्रेसी सारे फाइटर्स में से सबसे कम कदकाठी का था। फाइट शुरू हुई, जिमर्सन ग्रेसी को छू भी नहीं पाया था कि रॉयस टेक डाउन लेकर जिमर्सन के ऊपर बैठ जाता है। 2 मिनट तक खुद को वहाँ से निकालने की नाकाम कोशिश के बाद आर्ट जिमर्सन ने हार मान ली। पूरा क्राउड शॉक हो गया। कहा तो पिछली दोनों फाइट्स में पहलवानों ने एक दूसरे का भूत बना दिया था और यहाँ एक छुटकू सामने वाले पर सिर्फ बैठता है और सामने वाले ने हार मान ली। सेमीफाइनल्स में भी रॉयस ग्रेसी ने बिना एक भी खरोंच खाए सिर्फ 57 सेकंड में शूट रेसलर केन शैमरॉक को टैप करवा दिया। फाइनल्स में अपने अपोनेंट को खून के आंसू रुलाने वाला किक बॉक्सर जेरार्ड गॉर्डियू दोनों हाथ पटक कर टैप कर देता है ग्रेसी के चोक लगाने पर। बीजेजे ब्लैक बेल्ट रॉयस ग्रेसी पहले यूएफसी टूर्नामेंट का विनर बना, उसके बाद UFC 2 और UFC 4 का भी। आखिर क्या सीक्रेट मार्शल आर्ट है जुजुत्सु कि अमेज़न डिलीवरी बॉय जैसा दिखने वाला आदमी बड़े बड़े राक्षसों को गले लगाता है और वो हार मान लेते हैं? वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो तो राज की बात बताऊं। प्राचीन जापान में समुराई योद्धाओं ने ऐसी मार्शल आर्ट्स टेक्निक इजाद की जिससे अगर वो कभी दुश्मन के बीच बिना हथियारों के फंस जाए तो खुद की जान बचा सके। इस फाइटिंग स्टाइल का नाम रखा गया जुजुत्सु यानी जेंटल आर्ट यानी कोमल कला। चाइनीज मार्शल आर्ट जिसमें किक्स और स्ट्राइक्स पर जोर देते हैं, उससे बिल्कुल अलग जुजुत्सु में फोकस होता है थ्रोज, चोक्स और बॉडी लॉक्स पर। सदियों तक इन खास टेक्निक्स को सिर्फ समुराई सीख सकते थे, मगर 19th सेंचुरी में मेजीज रेस्टोरेशन के साथ जापान मॉडर्नाइज होने लगा। पूरे देश के अंदर मार्शल आर्ट स्कूल्स या डोजो खुलने लगे जहाँ आम लोग भी जुजुत्सु सीख सकते थे। 1877 में ट्रेनिंग कर रहे 5 फुट 2 इंच के स्टूडेंट कानो जिगारो ने पाया कि जुजुत्सु के साथ एक बड़ी दिक्कत थी, इसमें बड़े साइज वाले को साइज एडवांटेज मिलता था। जिगारो ने इस परेशानी का हल निकाला अपना यूनिक जुजुत्सु का स्टाइल डेवलप करके। इस स्टाइल में मेन फोकस था सामने वाले का वजन उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे पटक देने पर। कानो जुजुत्सु, जिसे आज आप जूडो के नाम से जानते हो। कानो जिगारो का बेस्ट स्टूडेंट मित्सुयो माएदा जूडो का दुनिया भर में प्रचार करता हुआ ब्राजील पहुंचता है। वो जगह जगह बॉक्सर्स, रेसलर्स और दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करता और अपनी 5 फुट 4 इंच की छोटी सी कदकाठी के बावजूद उन्हें हरा देता। आप समझ रहे होंगे मुझे कहानी इतनी क्यों पसंद है। ब्राजील में बड़े बिजनेसमैन के लड़के कार्लोस ग्रेसी ने ये देखा और कहा मुझे भी ये सीखना है। बड़े भाई की देखा देखी छोटा भाई हीलियो ग्रेसी भी लोगों को पटकी देना सीखने लगा, मगर हीलियो ने जूडो में उसी दिक्कत का सामना किया जो कई साल पहले कानो जिगारो ने जुजुत्सु सीखते हुए किया था। छोटी कदकाठी वाले हीलियो को बड़े अपोनेंट को पटकने में मुश्किल आती। हीलियो ग्रेसी ने जूडो की थ्रोज के बजाय ग्राउंड फाइटिंग वाली टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस करके एक नया फाइटिंग स्टाइल बनाया जिसे पहले ग्रेसी जुजुत्सु और आज ब्राजीलियन जुजुत्सु के नाम से सब जानते हैं। कॉलेज में मुझे बीजेजे के बारे में पता चला था इस आदमी जो रोगन से। What's the practical use of jujitsu? If you and I were in a fight, that would kill you. मैं इतना पागल हो गया था इसके पीछे कि हर रोज 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जुजुत्सु सीखने जाता था। मेरी 15,000 की सैलरी में से 8,000 जुजुत्सु की फीस भरने और बाकी पैसे ट्रैवल में खर्च हो जाते थे। लेकिन इतना मजा आता था कि मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से होगा पहली बार बीजेजे करना, उसकी टेक्निक सीखना। मैंने वहां पर जाना कि किसी इंसान को ऐसे चोक करना अपनी गर्लफ्रेंड को वैसे चोक करने से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। हीलियो ग्रेसी के सबसे बड़े बेटे ओरियन ग्रेसी ने पहला UFC टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था ग्रेसी जुजुत्सु की सुप्रीमेसी साबित करने के लिए। उन्हें अपने मार्शल आर्ट पर इतना भरोसा था कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपने सबसे कम एक्सपीरियंस वाले भाई रॉयस ग्रेसी को चुना था। रॉयस ने 4 में से 3 UFC टूर्नामेंट जीतकर उन्हें सही साबित भी किया। UFC ने उन फेक मार्शल आर्ट सिखाने वालों की दुकानें बंद कर दी जो ऐसा दावा करते थे कि शरीर के इन 5 पॉइंट्स पर टच करके आप सामने वाले को चित कर सकते हो, या ये 3 घातक मूव्स जिससे कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। असल जिंदगी में कोई मिस्टर मियागी नहीं, टीवी पर ची जागृत करके दिखाने वाले केज में घुसकर सिर्फ चीखें ही निकालते थे। अमेरिका में कुंफू कराटे के डोजो बंद होकर जगह जगह बीजेजे के स्कूल्स खुलने लगे। तो क्या बीजेजे ही है बेस्ट मार्शल आर्ट्स? वेल, कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जिसे बताने के लिए मुझे अपना दूसरा ग्लव भी पहनना पड़ेगा। आप भी खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। UFC 5 में आखिरी बार लड़ने के बाद रॉयस ग्रेसी ने उसे छोड़ दिया। 15 मिनट की टाइम लिमिट आने से ग्रेसी खुश नहीं थे। उनके हिसाब से फाइट तब तक चलती रहनी चाहिए थी जब तक दोनों में से कोई एक अपोनेंट हार ना मान ले। ये ग्रेसी की फाइट स्ट्रेटेजी थी जिसने अब तक काम भी किया था, और मुझे लगता है यही पहली दिक्कत है बीजेजे के साथ कि इफेक्टिव तो है मगर स्लो है। दूसरी दिक्कत पता चलती है जब 5 साल बाद रॉयस ग्रेसी जापान के MMA प्रमोशन प्राइड FC में लड़ते हैं काजुशी सकुरबा के साथ। फाइट के सारे रूल ग्रेसी के हिसाब से थे, ना टाइम लिमिट,
न जज न रेफरी फाइट रोक सकता था। फाइट खत्म हो सकती थी खाली सबमिशन या कॉर्नर के सफेद टॉवल फेंकने से। ये फाइट 90 मिनट तक चली। साकुरबा की लगातार लेग किक्स ने ग्रेसी को खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा। 6 राउंड के बाद रॉयस की हालत देखकर उसके कॉर्नर ने सफेद टॉवल फेंककर अपनी हार का ऐलान कर दी। पहली बार ग्रेसीज की उन्हीं के खेल में उनकी हार हुई थी। काजुशी साकुरबा का नाम ग्रेसी हंटर पड़ गया। पिछले साल ही उसने रॉयस के भाई ओइलर ग्रेसी को हराया था और उस साल रॉयस के बाद उसके भाई रेंजो और उनके भांजे रायन ग्रेसी को भी। ऐसा दुश्मन तो भगवान मेरे दुश्मनों को भी ना दे। काजुशी ने घंटों ग्रेसीज की फाइट देखकर उन्हें रिवर्स इंजीनियर किया, उनका तोड़ निकाला, जो बीजेजे की दूसरी लिमिटेशन है कि एक डिफेंसिव फाइटिंग स्टाइल है। अगर आप टेक डाउन यानी गिराने से खुद को बचा लेते हो और सामने वाले को गार्ड क्लोज नहीं करने देते तो सिर्फ लात और घूसों से ही फाइट जीती जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेजे बेकार है, लेकिन वो बेस्ट भी नहीं। मेरे हिसाब से तो बेस्ट मार्शल आर्ट वो है जो समय के साथ इवॉल्व होता रहे, जैसे जापानीज जुजुत्सु से जूडो हुआ और जूडो से बीजेजे। ब्रूस ली भी यही मानते थे कि कोई एक फाइटिंग स्टाइल बाकियों से सुपीरियर नहीं। उन्होंने कहा भी है जो काम का है वो सीख लो, जो नहीं है वो छोड़ दो और अपना कुछ नया जोड़ दो। मतलब हिंदी में ऐसे कविता नहीं कही थी, मगर उनका यही मतलब था। ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल फिलॉसफी से बिल्कुल उल्टा है, जिसमें लोग अपने स्टाइल को बेस्ट मानकर सिर्फ उसी में अटके रह जाते हैं। 11 साल बाद रॉयस जब एक बार फिर UFC 60 में लड़ने उतरते हैं तो सिर्फ 4 मिनट और 39 सेकंड में सबको रियलाइज हो गया कि मिक्स मार्शल आर्ट कितना इवॉल्व हो चुका है। मैट ह्यू की एक तरफा जीत ने साबित कर दिया कि लड़ाई में सिर्फ जिगर ही नहीं, जिगर, कलेजा, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, नीज, एल्बोज, रेसलिंग, बीजेजे सब कुछ लगता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। आपका कौन सा फेवरेट मार्शल आर्ट है कमेंट में बताओ और अपनी मार्शल आर्ट की जर्नी आज ही से शुरू करने के लिए पिन कमेंट या वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से नॉकआउट फाइट क्लब ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं